Hello guys, good morning. Welcome back on Foma Educational Hub. In this video we will discuss about the heat engine. तो ऊष्मा इंजन के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। देखो, इससे पहले वाले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने डिफरेंट टाइप के प्रोसेस जो प्रक्रम होते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया कि आइसोथर्मल होता है, समतापी, आइसोबारिक, समदाबी, आइसोकोरिक, समायतनी, एडियाबैटिक, रुदोष्म, इस टाइप के चार हमने फॉर्मेट पढ़े कि चार टाइप से हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। ये हमने पढ़ा, ठीक है। अब उसके बाद में हमने उनसे रिलेटेड काफ़ी सारी बातें की कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में वर्क डन का क्या फॉर्मूला होगा, हीट क्या होगा, इंटरनल एनर्जी किस तरीके से चेंज होगा, वो सारे चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जब हम लोग इंजन पढ़ेंगे, हीट इंजन और फिर कार्नो इंजन, तो जो कार्नो इंजन पढ़ेंगे उसमें भी वो डिफरेंट टाइप के प्रोसेस काम में आएंगे, इसलिए मैं ये चीज़ें एक साथ ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग जो चैप्टर, जैसे यूनिट नंबर फर्स्ट में वैसे 3 चैप्टर है एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन मैं वो तीनों चैप्टर को मर्ज करके पढ़ा रहा हूँ। अब वो चैप्टर अलग अलग नहीं रहे, एक ही साथ आ गए सारे, है ना, क्योंकि टॉपिक्स क्या इंटर रिलेटेड है। तो मैं यूनिट फर्स्ट ही है ये जो पढ़ा रहे हैं ना हम लोग, वो यूनिट फर्स्ट एक साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। मतलब चैप्टर 1, 2, 3 मिक्स होकर पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हीट इंजन, ऊष्मा इंजन, ठीक है। व्हाट इज आवर टॉपिक? आवर टॉपिक इज हीट इंजन, ऊष्मा इंजन। हीट इंजन, ऊष्मा इंजन, ठीक है। देखो, हीट इंजन, ऊष्मा इंजन क्या होता है। पहली चीज तो आप डेफिनेशन ही लिख लो डायरेक्ट, फिर एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन में मीनिंग समझ में आ जाएगा। इसका लिखो, एक ऐसी युक्ति जो ऊष्मा ऊर्जा को, एक ऐसी युक्ति जो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ऊष्मा इंजन कहलाती है, ऊष्मा इंजन कहलाती है। इंग्लिश में लिखो, a device which converts heat energy into mechanical work done is called heat engine, is called heat engine। क्लियर? चलो, इतना बात क्लियर हो गया कि हीट इंजन, ऊष्मा इंजन क्या होता है। आप ऐसा मशीन है, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आप ऊष्मा दे दो, हीट दे दो, वो आपको कार्य करके देगा, यांत्रिक कार्य, मैकेनिकल वर्क डन करके दे देगा वो आपको, ठीक है। ये क्लियर है बात। अब देखो ये मशीन कैसे, इंजन कैसे काम करता है। अभी देखो, हम लोग इंजन एग्जैक्ट जो अपना रियल लाइफ में इंजन होता है ना, वो नहीं पढ़ेंगे, वो इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। अभी हम लोग उसका थ्योरी जो डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। जैसे बाइक के अंदर इंजन होता है, या आपका जो भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर या वॉटेवर जो भी आपके पास में ऑटो या जो भी है उसके पास, उसमें क्या होता है, एक इंजन लगा हुआ होता है। वो इंजन एग्जैक्टली कैसे काम करता है हम लोग वो बात नहीं कर रहे कि उसके अंदर किस किस टाइप से पुर्जे लगे हुए होते हैं, कैसे मशीनरी वर्क करती है, एग्जैक्ट वो चीज़ें नहीं पढ़ रहे, क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं, वो इंजीनियरिंग में आता है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आता है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग उसके पीछे का एक थ्योरी, जो स्टार्टिंग का थ्योरी डेवलप किया गया वो पढ़ रहे हैं कि इंजन एक ऐसा मशीन है जिसमें आप हीट दे दो, ऊष्मा दो, और ऊष्मा को वो वर्क डन में चेंज कर देगा। जैसे मान लो कि मोटरसाइकिल का इंजन है, आप उसमें क्या देते हो, फ्यूल देते हो, ईंधन देते हो, ईंधन से ऊष्मा बनती है, तो उसमें हम लोग ऊष्मा हीट देते हैं। हीट से क्या होता है, वो वर्क डन करता है। वर्क डन करने का मतलब वो टायर को घुमाता है, एक तरीके से टायर घूमेगा, कार्य होगा, मैकेनिकल कार्य होगा, मैकेनिकल वर्क डन हो गया, यांत्रिक कार्य हो गया, इस तरीके से होता है। तो वर्क डन में कन्वर्ट कर देता है वो हीट को, और उसके लिए हीट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप का मटेरियल काम में लेते हैं, सब्सटेंस काम में लेते हैं, ठीक है। तो वो होता है, तो जैसे पेट्रोल, डीजल या वॉटेवर जो भी होता है, अलग अलग टाइप का मटेरियल काम में लेते हैं, ठीक है।
अब देखो ऊष्मा इंजन की अपने पास में डेफिनेशन आ गई है ना। अब हम लोग इसके कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं पहले बता देता हूँ, फिर हम एक एक चीज़ को उनको लिखेंगे, है ना। तो ऊष्मा इंजन के भाग ऐसे लिख लो आप, तो ऊष्मा इंजन के भाग, पार्ट्स ऑफ हीट इंजन। पार्ट्स ऑफ हीट इंजन। देखो हम लोग ऊष्मा इंजन, हीट इंजन में जो पढ़ने वाले हैं वो ही आगे कार्नो इंजन में भी पढ़ने वाले, बस थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन चेंज होगा, थ्योरी सेम ही रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप का जो हीट इंजन होता है वो कार्नो इंजन होता है, तो इसकी जो मोस्ट ऑफ बातें हैं वो उसके अंदर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थ्योरी भी उसी टाइप की रहेगी, तो इसको ध्यान से देख लो, आगे चीज़ें थोड़ी और क्लियर रहेगी। हाँ जी, तो हम लोग पार्ट्स ऑफ हीट इंजन के बारे में बात करें। अब पार्ट्स क्या क्या होते हैं इसमें मेनली। अब देखो पार्ट्स के बारे में बात करने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि जैसे उसके अंदर जो आपका इंजन, आप मोटरसाइकिल के अंदर देखो, उसके अंदर आप सोचो कि अरे इसमें तो बोल्ट लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, इधर से ऐसा जा रहा है, उसकी एग्जैक्टली बात नहीं कर रहे हैं, उन पार्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं हम। हीट इंजन के पार्ट्स का मतलब है कि उसकी थ्योरी के अंदर हम लोग किस किस पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं उसको। तो एक तो हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, वो है ये ऊष्मा स्रोत, सोर्स के बारे में बात करते हैं, हीट सोर्स। क्या? हीट सोर्स। ये है सोर्स है आपका, स्रोत है ये क्या है? स्रोत है। एक होता है सिंक। क्या होता है? सिंक होता है। अभी सिंक के बारे में नहीं बता रहा, पहले समझ लो। एक तो होता है स्रोत, सोर्स। सोर्स क्या होता है? मतलब जिसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। एक ऐसा पार्ट होता है जिसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। किसी दूसरी चीज़ को टच कर दो तो उसका टेम्परेचर चेंज भी नहीं होगा, इसका इतना ज़्यादा है। अगर कोई ऐसा पार्ट होता है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं हीट रेजर्वोयर। मतलब उसमें ऊष्मा का क्या है? भंडार है वो, तो उसको बोलते हैं हीट रेजर्वोयर, ऊष्मा भंडार। तो ये एक तरीके से कैसा है? ऊष्मा भंडार। ऐसी दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जिसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो। अगर दूसरी चीज़ टच करे तो, अगर जिसका टेम्परेचर अलग हो, अलग टेम्परेचर वाली चीज़ टच करेंगे तो टेम्परेचर चेंज होता है किसी भी चीज़ का। लेकिन ये एक आइडियल कंसेप्ट है कि इसका टेम्परेचर जनरल चीज़ों से, नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा रहता है। तो क्या करता है, इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा तो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इसको ऊष्मा भंडार बोल दो, हीट रेजर्वोयर बोल दो, ऐसा हम लोग बोलते हैं। इसका टेम्परेचर जनरली जैसे मान लो कि T1 है इसका टेम्परेचर, ठीक है। ये सोर्स है, ऊष्मा का स्रोत है, यहाँ से हीट लेंगे, यहाँ से हीट लेंगे, हीट मान लो Q1 हीट ले ली हमने, इतनी हीट ली, उसमें से उससे क्या करेंगे हम लोग? काम करेंगे, मैकेनिकल वर्क डन करेंगे। और तो मैकेनिकल वर्क डन अब ऐसा है कि जितनी हीट ली पूरा का पूरा तो हम लोग कार्य में नहीं बदल पाते। अरे आप कोई भी ऐसा है जैसे कि हम आपको जितना पढ़ाया जाता है क्या उतना का उतना ही पूरा आउटपुट दे पाते हो? क्या नहीं दे पाते आप। मतलब ये है कि हर चीज़ की एक एफिशिएंसी होती है, एक दक्षता होती है कि आपको 100% आपने चीज़ें याद की तो उनमें से लिख कितनी पाते हो? 60%। तो आपकी दक्षता कितनी होगी? 60%। इस तरीके से तो आप Q1 हीट लेते हो लेकिन उसमें से कुछ पार्ट ही वर्क में कन्वर्ट कर पाया, पूरा कार्य में नहीं बदल पाया उसको, तो कुछ पार्ट तो Q1 में से वर्क डन में चला गया। ये तीर, ये जो एरो का मार्क बनाया है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वर्क डन इधर हो रहा है, ये बस समझा रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि Q1 में से कुछ पार्ट चला गया वर्क डन में, बाकी जो बचा ना, बाकी जो बचा वो इधर आ गया, मतलब बाकी वो वेस्टेज में चला गया। तो Q1 में से W माइनस हो गया, तो Q1 में से W माइनस हो गया तो क्या बचा अपने पास में? Q2 बच गया। ये जो Q2 हीट बची ना बाकी की, ये वेस्टेज में चला गया, ठीक है। और वो वेस्टेज कहाँ पे जाता है? वेस्टेज में जैसे ये उच्च ताप था तो उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ जाएगा कहीं ना कहीं, तो जो वेस्टेज वाला पार्ट है उसको बोलते हैं सिंक। ये वेस्टेज वाला जो पार्ट है वो है सिंक, ये है सिंक। इसको हिंदी इंग्लिश में दोनों में सिंक ही बोलेंगे हम लोग, सिंक, ठीक है। इसका भी टेम्परेचर ऐसा होता है कि ये भी ऊष्मा भंडार होता है, ये भी हीट रेजर्वोयर होता है। इनकी ऊष्मा धारण करने की जो क्षमता होती है, हीट कैपेसिटी होती है, वो इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। इनको ऊष्मा भंडार बोला जाता है। पर इसका टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में कम होता है, मतलब T1 जो होता है वो T2 के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, ठीक है।
जैसे इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में, एग्जैक्टली तो जो मैं बताने वाला हूँ वो इससे रिलेट नहीं करता, लेकिन थोड़ा इस वे में समझ सकते हो कि आप जो इंजन होता है, इंजन में आप फ्यूल गर्म होता है, वहाँ से हीट मिलती है, हीट मिलती है, वो सोर्स हो गया, ठीक है। उसमें से हम टायर को घुमाएंगे तो वो कुछ पार्ट तो वर्क डन में चला गया, बाकी का जो हीट बचेगा वो साइलेंसर से बाहर निकल जाता है। बाहर कहाँ पे? इन्वायरमेंट में निकल जाता है। इन्वायरमेंट क्या हो गया? सिंक हो गया। और वो जो हीट बाहर निकला है ना साइलेंसर से, वो हो गया Q2। आपने वो जो वहां पे फ्यूल को, पेट्रोल या डीजल को जला के जो हीट उत्पन्न की ना, हीट प्रोड्यूस की, वो है Q1। उसमें से कुछ पार्ट चला गया किसमें? कार्य में, टायर को घुमाने में चला गया, वर्क डन में हो गया, वो वर्क डन में चला गया। बाकी का जो बचा वो धुआं, वो जो है वो भी हीट ही है, तो वो जो है वो कहाँ पे? साइलेंसर के थ्रू बाहर निकल गया। कहाँ पे बाहर? मतलब जो एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट मतलब सिंक है वो, एक तरीके से क्या है? सिंक है, ठीक है, क्लियर है। और इनको ऊष्मा भंडार किस तरीके से बोलते हैं? जैसे सिंक की बात करो तो एनवायरमेंट में अगर थोड़ा धुआं आएगा तो एनवायरमेंट का टेम्परेचर क्या बहुत ज़्यादा थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, बहुत हल्का सा चेंज होगा, तो उस हल्के से चेंज को हम लोग नेग्लिजिबल ले लेते हैं। तो हम लोग यही बोलते हैं कि इनका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। अब इनको हीट दो या हीट लेने पर भी इनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, क्योंकि हम इनको आइडियल मान रहे हैं। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, आइडियल है। तो एक तो है T1, एक है T2। तो हमारे पास तीन चीजें हो गई। अब देखो इस डिस्कस करते हैं। तीन पार्ट हो गए, एक तो स्रोत, एक हो गया सिंक हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। एक हम लोग ये जो इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग? पेट्रोल या डीजल जला के तो इधर उधर लेके जा रहे हैं ना। अरे यहाँ से हीट ली, फिर इधर चला गया, फिर इधर आ गया। तो इसमें तीन पार्ट हम लोग बात कर सकते हैं, एक तो स्रोत, एक सिंक, और एक जो पेट्रोल या डीजल या जो भी काम में ले रहे हो, जिसके थ्रू तो आप हीट को इधर उधर पास कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं कार्यकारी पदार्थ, वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। तो तीन चीजें हो गई आपके पास में पार्ट्स जो है। एक तो होता है स्रोत, ऊष्मा स्रोत, ऊष्मा स्रोत, इसको बोलते हैं हीट सोर्स, हीट सोर्स। एक है आपके पास में क्या? कार्यकारी भाग, कार्यकारी भाग या कार्यकारी पदार्थ बोल दो, मतलब वर्किंग पार्ट या वर्किंग सब्सटेंस, कार्यकारी पदार्थ, वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस। और एक कौन सा होता है? एक आपके पास में सिंक। हिंदी वाले हिंदी के वर्ड्स लिख लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश के लिख लो, ठीक है। ये तीन होंगे। अभी ये छापना नहीं है, इसको बाद में छाप लेना। अभी ये तीन पार्ट हो गए, ठीक है। इन तीन पार्ट को आप लिख लो, इनको कॉपी कर लो, क्लियर है, ठीक है ना। ये तीन पार्ट यहाँ पे पॉज करके इनको छाप लेना। मैं डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम इस तरीके से बनाना है, आपको समझ में तो आ गया, लेकिन आपको आप कैसे बनाओगे? पेन से ऐसे बना लो इसको। एक सेकेंड, ये आपका हो गया स्रोत, हो गया ये सोर्स हो गया। यहाँ से मैंने हीट ली Q1, इसका कुछ पार्ट तो मैंने भेज दिया वर्क डन में, कार्य में, बाकी जो बचा वो है Q2, वो चला गया सिंक में। ये किस में चला गया? सिंक में चला गया। ये डायग्राम छाप लो आप, इसको थोड़ा बीच में छाप सकते हो आप चाहो तो। ये W ऐसे बना देते हैं, मतलब यहाँ से प्रोसेसिंग हुई कार्यकारी पदार्थ से वर्किंग सब्सटेंस से, ये चीज़ ये छाप लो, ठीक है, क्लियर है। अब लिखो स्रोत के बारे में, लिखो पहले इसके अंदर लिखो स्रोत, सोर्स के बारे में हम डिटेलिंग करेंगे। हम लोग सोर्स का डिटेलिंग करते हैं। ये डायग्राम छाप लेना पॉज करके, फिर हम लोग थ्योरी लिखते हैं आगे। सोर्स का डिटेलिंग करते हैं, लिखो स्रोत के बारे में, सोर्स के बारे में। स्रोत वह भाग है
स्रोत वह भाग है जिससे ऊष्मा ली जाती है, जिससे ऊष्मा ली जाती है। इसका तापमान अत्यधिक होता है, इसका तापमान अत्यधिक होता है, जो कि नियत रहता है, जो कि नियत रहता है। स्रोत ऊष्मा का अनंत भंडार होता है। अनंत भंडार का मतलब होगा इससे हीट लेने पर इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा। तो लिखो, स्रोत ऊष्मा का अनंत भंडार होता है। स्रोत ऊष्मा का अनंत भंडार होता है। स्रोत ऊष्मा का अनंत भंडार होता है। इसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है, मतलब इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है इसकी। इसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है। इसके तापमान को सामान्यतः T1 से लिखा जाता है। T1 लेते हैं, इसके तापमान को सामान्यतः T1 लेते हैं। इसके तापमान को सामान्यतः T1 लेते हैं, ये लिखते हैं की बात है। इंग्लिश में लिखो, हीट सोर्स is an infinite heat reservoir. Heat source is an infinite heat reservoir. Its heat capacity is infinite. The temperature of heat reservoir remains constant. The temperature of heat source या heat reservoir remains constant. The heat which is taken for the work done ये सेंटेंस गलत हो गया। हीट विच इज टेकन, ये वाला सेंटेंस कट कर दो, इसकी जगह लिखो द हीट इज टेकन फ्रॉम द सोर्स फॉर द वर्क डन। ठीक है, हो गया ये क्लियर? Generally the temperature of heat source is written as T1. ठीक है, सोर्स का गेम कंप्लीट हो गया। सोर्स से हम लोग क्या करते हैं, एक पदार्थ लेते हैं, वर्किंग सब्सटेंस, मतलब जैसे ईंधन के रूप में काम में लेते हैं, जो भी फ्यूल काम में लेते हैं हम लोग, पेट्रोल, डीजल, जो भी आप काम में लेते हो, केरोसिन, जो भी। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो वर्किंग सब्सटेंस होता है, कार्यकारी पदार्थ होता है, मतलब जो पेट्रोल, डीजल या ईंधन जो भी है, उसके थ्रू तो लेते हैं हम लोग हीट, मतलब उसी में हीट आती है, फिर वो उसके थ्रू हम लोग वर्क डन करते हैं। ठीक है, तो उससे हम लोग कार्य करवाते हैं, सारी चीज़ें जो होती है उसी से होती है। तो हम लोग इसका जो प्रोसेस होता है अंदर की बात बताता हूँ, मतलब इसमें कैसा अंदर का सीन क्या रहता है। जैसे मान लो कि आपके पास में जो सब्सटेंस होता है, कार्यकारी पदार्थ, फ्यूल, जो भी ईंधन होता है, वो उस ईंधन को हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल को हम लोग डिफरेंट स्टेजेस से पास करवाते हैं, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा, फिर वो दूसरी से तीसरी में जाएगा, फिर तीसरी से वो इधर जाएगा, फिर वापस से पहली में आ जाता है। और इन मतलब 3-4 जो भी स्टेज से गुजर के जाएगा, उसमें कार्य करता रहेगा, वो कार्य टोटल कार्य हो जाएगा इंजन का, बाकी का वो वापस उसी जगह पे आ जाता है। तो हम लोग जो वर्किंग सब्सटेंस है उसको एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ले जाते हैं, फिर दूसरे स्टेज में ले जाते हैं, फिर दूसरे में ले जाते हैं, फिर दूसरे में ले जाएंगे, और वापस से हम लोग वहीं पे पहुंच जाएंगे। अब वो अलग अलग स्टेट कितने भी हो सकते हैं, कितनी भी अवस्थाओं से गुजरते हुए जो कार्यकारी पदार्थ है उसको वापस से वहीं पे लेके आ जाते हैं।
ठीक है। और इसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग, पूरा कार्य करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग, ये पूरा साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, चक्रीय प्रक्रम होता है ये, क्लियर है। तो जहां से स्टार्ट हुए वहां पर मान लो यहाँ जो इसकी क्या बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा थी वो U1 थी, वापस से यहीं पे पहुंच गया। तो आंतरिक ऊर्जा जो होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, वो होती है पॉइंट फंक्शन, मतलब स्थिति फलन, एक पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो यहां से स्टार्ट हुए और वापस से यहीं पे पहुंच गए, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित नहीं होगी, मतलब पूरे प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, मतलब du जो होता है 0 होता है, आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता कार्यकारी पदार्थ की में, ठीक है। ये होता है, क्लियर है। 1 सेकेंड, हेलो, हाँ मैं 10 मिनट बाद में ओपन करूंगा, ठीक। हाँ जी, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी du, क्या कर रहे थे हम, हाँ कार्यकारी भाग के बारे में बात कर रहे थे। तो सेकंड पॉइंट आपका लिखो, कार्यकारी पदार्थ, वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस, कार्यकारी पदार्थ, कार्यकारी पदार्थ, वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कार्यकारी पदार्थ से को ऊष्मा, कार्यकारी पदार्थ के थ्रू ही हम लोग ऊष्मा लेते हैं, उससे हम लोग कार्य करते हैं, बाकी की जो हीट होती है वो Q2 के थ्रू हम लोग भेज देते हैं, ठीक है। इसमें पूरी प्रोसेस में कार्यकारी पदार्थ, जो पदार्थ काम में आता है उसको हम लोग कार्यकारी पदार्थ बोलते हैं, जो मटेरियल यूज करते हैं उसको बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस। तो लिखो ऊष्मा इंजन में, ऊष्मा इंजन में, ऊष्मा इंजन में ऊष्मा स्रोत से, ऊष्मा इंजन में ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा Q1 प्राप्त कर, ऊष्मा Q1 प्राप्त कर उसे कार्यकारी, उसे कार्य W में परिवर्तित करने के लिए, उसे कार्य W में परिवर्तित करने के लिए एक पदार्थ, एक पदार्थ और ब्रैकेट में लिख लो ईंधन, एक पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है जिसे कार्यकारी पदार्थ कहते हैं, जिसे कार्यकारी पदार्थ कहते हैं। एक पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है जिसे कार्यकारी पदार्थ कहते हैं, जिसे कार्यकारी पदार्थ कहते हैं। इसे विभिन्न अवस्थाओं से गुजारते हुए, इसे विभिन्न अवस्थाओं से गुजारते हुए अंत में पुनः प्रारंभिक अवस्था में ले आते हैं, अंत में पुनः प्रारंभिक अवस्था में ले आते हैं, अंत में पुनः प्रारंभिक अवस्था में ले आते हैं। इसलिए इस पूरे चक्रीय प्रक्रम में, इसलिए इस पूरे चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। और लास्ट में लिखना du इक्वल्स टू 0, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। इट मीन्स u इज नियत, कांस्टेंट होता है इंटरनल एनर्जी, u इंटरनल एनर्जी को आंतरिक ऊर्जा को बोल रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी du में जो चेंज, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन du बोलते हैं उसको, और दैट विल बी 0। तो u क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, ठीक है। ये दोनों चीजें छापो, क्लियर। इंग्लिश में लिख लो, अभी इंग्लिश में लिख लो। ए मटेरियल is used in the, a material is used in the complete process, material is used in the complete process, of taking the heat from the source, of taking the heat
from the source and conversion of it into the work done, and conversion of it into the work done this material is known as working substance. This material is known as working substance. It is passed through various thermodynamical states and complete the cyclic process and complete the cyclic process and complete the cyclic process and complete the cyclic process. The total change in the internal energy, the total change in the internal energy throughout the cyclic process is zero. ये छाप लो, ये और ये du equals to 0, it means u remains constant. ठीक है, क्लियर? ये बात होगी। हाँ जी, तो मेन ये जो मैं बता रहा था कि यहाँ से हीट लो आप Q1, अब जो हीट आएगी वो वर्किंग सब्सटेंस जो फ्यूल है उसी के अंदर आती है, मतलब जो आपका ऑयल, पेट्रोल, डीजल जो भी काम मिलेगा उसके थ्रू आती है वो। तो आप हीट लेते हो, उसको कुछ वर्क डन में कन्वर्ट कर देते हो कार्य में, बाकी का बचा वो Q2 के फॉर्म में वो वेस्टेज चला जाता है, सिंक में चला जाता है। ऐसा हो गया, ये हो गया, क्लियर? तो अब ये इंजन है तो इसकी कुछ ना कुछ दक्षता होगी, कार्य क्षमता होगी ना, कि जैसे मैं इसको मान लो कि 100 जूल हीट दूं तो 100 जूल में से ये काम कितना करेगा, मतलब माइलेज कितना देगा आपका गाड़ी, तो वही तो हुआ ना। तो वो माइलेज जो डिपेंड करता है वो इसी पे डिपेंड करता है कि जैसे एक मोटरसाइकिल है वो है 70 का एवरेज देती है, एक 50 का एवरेज देती है, एक 40 का एवरेज देती है। इट मीन्स उसकी कार्य करने की जो दक्षता है, एफिशिएंसी, वो अलग अलग है। तो जो एफिशिएंसी है वो किस बात पे डिपेंड कर रही है कि मेरे को कितनी हीट दी जा रही है और मैं उसको कितना वर्क डन करके दे रहा हूँ, इसी बात पे। तो वर्क डन ज़्यादा करके दे रहा हूँ, मैं काम ज़्यादा करके दे रहा हूँ तो मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा है, काम करके कम करके दे रहा हूँ तो एफिशिएंसी कम है। इसका मतलब है कि इस पार्ट में हम लोग एफिशिएंसी, दक्षता को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलो दक्षता के बारे में कुछ बात करते हैं। एक बार मैं टाइम का आइडिया ले लेता हूँ, देन वी विल टॉक अबाउट द एफिशिएंसी। ठीक है, हाँ जी, टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो इसलिए इस लेक्चर के अंदर हम इसके बारे में कंप्लीट बात नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो बचा, एक तो दक्षता, एफिशिएंसी के बारे में और उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और फिर सिंक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। गॉट इट माय पॉइंट? चलो, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये जो सेम प्रोसीजर है ना, यही हम लोग कार्नो इंजन में भी डिस्कस करेंगे, सेम तरीके से लिखेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज होती रहेगी बस। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, हीट इंजन को, फिर कार्नो इंजन पढ़ेंगे। क्लियर? ओके।